एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जो कि होता है रियोमा। वो बोलता है कि मैं इस जगह पे पूरे जंगल में अकेले रहता हूँ। सच कहें तो अकेले भी नहीं, अपने हजारों स्लाइम्स के साथ रहता हूँ। फिर रियोमा हमें अपने स्लाइम्स के बारे में बताने लग जाता है, जिसमें वो बताता है कि 4 तरह के स्लाइम्स अभी तक मैंने यहाँ पकड़े हुए हैं। स्लाइम्स को अगर हम लोग किसी भी तरीके का चीज खिलाएंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी को धारण कर लेता है। जैसे मेरे पास अभी एक क्लीनर स्लाइम है, फिर एक एसिडिक स्लाइम है जो कि कोई भी मजबूत से मजबूत चीज को पिघला के रख देती है, फिर एक कैटरपिलर स्लाइम है जो कि मुझे बहुत ही मजबूत एकदम थ्रेड को बनाने में हेल्प करती है, और लास्टली स्कैवेंजर्स जो कि मेरे को कचरा खाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा जो जगह है वो एकदम साफ रख पाता हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो रियोमा है वो ऐसे ही एक समय जंगल में घूम रहा होता है तो उससे कुछ लोग की जो आवाज रहती है वो सुनाई देती है। रियोमा फिर उस आवाज का पीछा करते हुए उन लोगों को देखने लग जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि कुछ जो लोग रहते हैं वो एक जानवर से हमला करने के कारण उनका जो एक साथी था वो घायल हो गया था और उसी को वो लोग ठीक करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो हीलर था वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा होता है। उतने देर में उन सभी लोग में से एक आदमी रियोमा को नोटिस कर लेता है और फिर उसके बाद उस पर तलवार तान देता है और बोलता है कि हे लड़के, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार। इस चीज को देख के जो रियोमा था वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने बहुत समय से किसी भी इंसान से बात नहीं की है। लेकिन फिर उसके बाद वो घबराते घबराते ही उस आदमी को एक मेडिसिन ऑफर करता है और बोलता है किस मेडिसिन को तुम खिलाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो जो आदमी था वो जाता है उसके पास और उसे मेडिसिन को चेक करने लग जाता है और उसे चेक करके उसे पता चलता है कि हाँ ये सच में मेडिसिन है। फिर उसके बाद उस मेडिसिन को ये लोग अपने साथी को खिला देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका हेल्थ था वो ठीक होने लग जाता है। फिर जो रियोमा था इन सभी को ऑफर करता है कि उसका जो घर है वो यही पास में ही है, अगर आप लोग चाहें तो जब तक आपका साथी ठीक नहीं हो जाता तब तक आप लोग मेरे घर में रह सकते हैं। इस चीज को सुन के वो सारे जो लोग थे वो तैयार हो जाता है, क्योंकि रियोमा जो था उन्होंने उनके साथी को ठीक करने में हेल्प की होती है। फिर रास्ते में चलते हुए उन सभी लोग को अचानक से स्लाइम्स बहुत सारे दिखने लग जाते हैं, जिसे देख के वो लोग एकदम डर जाते हैं और फिर उस स्लाइम्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो रियोमा था वो सामने आ जाता है उनके और बोलता है कि अरे नहीं, ये स्लाइम्स जो है वो मैंने टेम किए हुए हैं, तो ये मेरे साथी हैं, तो इन्हें प्लीज मत मारो। इस चीज को सुन के जो सारे लोग रहते हैं वो रियोमा से माफी मांगने लग जाते हैं कि उन्होंने उन सारे जो टेम किए हुए स्लाइम्स थे उन सभी पे अटैक करने की कोशिश की, जिसपे जो रियोमा था वो उन्हें माफ कर देता है और फिर अपने घर की तरफ लेके चलने लग जाता है। रास्ते में एक जो आदमी रहता है इनके साथ रेनहार्ट, वो रियोमा को बोलता है कि मुझे याद है कि एक टाइम पे मेरी जो फैमिली थी वो भी स्लाइम्स को टेम किया करती थी और हम लोग बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे टेमर्स हुआ करते थे। रियोमा उसको देख के मन में सोचता है कि ये आदमी तो मुझे नोबल लग रहा है और सच में ताकतवर है ये। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं रियोमा के घर के पास, जहाँ पे एक डेड एंड आ चुका होता है। वहाँ पहुंचने के बाद ये जो सारे लोग रहते हैं रियोमा को बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारा घर कहाँ है। तो जो रियोमा था वो उस पत्थर पे अपना जो मैजिक रहता है वो करता है, जिसकी वजह से जो उसका हिडन डोर था घर का वो खुल जाता है, जिसे देख के जो लोग थे वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार इतना जो छोटा लड़का है वो बैरियर मैजिक कैसे कर पा रहा है। फिर जो रियोमा था वो उन सभी को अंदर ले आता है अपने घर के, जहाँ पे जो उनका घायल साथी था उन्हें वो लोग लेटा देते हैं। फिर ये सारे जो लोग थे वो एकदम चिंता करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि ये पूरे घर में सिर्फ एक आदमी के रहने की जगह थी, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो बच्चा है वो बहुत समय से इस पूरे जंगल में अकेले रहता है। इसकी वजह से इन सभी को शक होने लग जाता है कि ये कोई बच्चा है, सच में बच्चा नहीं है, कोई बड़ा आदमी हो सकता है। फिर ये लोग पूछ डालते हैं रियोमा से कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन जो रियोमा था वो बात टाल देता है और फिर इन्हें बर्फ वाला पानी पीने के लिए देता है, जिसे देख के ये लोग और भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये जो रियोमा है बच्चा होने के बावजूद बर्फ वाला मैजिक भी कर सकता है। इसके बाद ये लोग फोर्स करते हैं रियोमा से कि वो उसको आइडेंटिटी बताए। तो जो रियोमा था फिर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रियोमा है। फिर जो एक आदमी था इनके साथ वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है रेनहार्ट जामिल और मैं जामिल इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जामिल इंडस्ट्रीज बोला है, वैसे आप लोग समझ सकते हैं जामिल किंगडम का रूलर। इस चीज को जानने के बाद जो रियोमा रहता है वो एकदम माफी मांगने लग जाता है रेनहार्ट से कि मैं जानता नहीं था कि आप एक नोबल हैं, अगर मैं थोड़ा रूड हुआ हूँ तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जिसपे जो रेनहार्ट था वो उसे बोलता है कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो असल में तुम्हारे कर्ज में हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथी को बचाने की मदद की है, इसलिए तुम इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक एक करके जितने भी लोग रहते हैं रेनहार्ट के साथ वो इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं अपने आप को रियोमा के सामने, और फिर कुछ लोग तो माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने रियोमा पे शक किया। जिसपे जो रियोमा था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये जो आपने किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वैसे आप बता सकते हैं कि आखिरकार आप लोग का जो साथी है वो इतना ज्यादा घायल क्यों हो गया। तो ये लोग बताते हैं कि असल में हम लोग यहाँ जो आए थे कुछ बैंडिट्स को मारने के लिए आए थे और उनसे अटैक करते हुए जो हमारे साथी था वो घायल हो गया, लेकिन जैसे ही हम लोग घर की तरफ बढ़ते उतनी देर में हम पे जो ब्लैक बियर था उसने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे घोड़े थे वो भाग गए और हम लोग यहाँ पैदल ही फंस गए और हम लोग दूसरे तरीके से जाने की कोशिश कर रहे थे अपने घर की तरफ, लेकिन हम लोग खो गए थे और हमारा जो साथी था वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। फिर ये लोग पूछते हैं रियोमा से कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे अकेले कैसे रह सकते हो, तुम्हें इतने सारे जो मैजिक्स है वो कैसे करने के लिए आया, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि कोई छोटा सा बच्चा इतने सारे मैजिक्स कर सकता है। तो जो रियोमा था वो बताता है कि असल में बात ऐसी है कि ये सारा जो मैजिक है मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है। मैं इस जंगल में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन अब 3 साल पहले उनकी मौत हो गई और मैं 3 साल से इस जंगल में अकेले सर्वाइव किया हूँ। जिसे सुनने के बाद इन लोग को और भी ज्यादा एकदम शक हो जाता है रियोमा पे। तो उनके साथी जो रहता है वो एक ऑर्ब निकालता है और बोलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम इस ऑर्ब पे हाथ रखते हो और ये अगर लाल हो गया तो तुम क्रिमिनल हो गए, और अगर ये ब्लू हुआ तो तुम क्रिमिनल नहीं हो, जिससे हमें तुम्हें शक करने की नौबत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और उसके साथ ही साथ ये तुम्हें बहुत सारे जो तुम्हारे स्किल्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं वो भी बताएगा। तो इस चीज को सुनकर जो रियोमा था वो इस पे हाथ रखने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही रियोमा इस पे हाथ रखता है तो ये जो ऑर्ब था ब्लू कलर शो करता है, जिसका मतलब ये था कि जो रियोमा है वो असल में कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों जिस आदमी ने ऑर्ब से चेक किया था रियोमा के सारे कैपेबिलिटीज वो बहुत ही अजीब मुंह बना रहा था उसे देख के, जिसपे जो सारे लोग रहते हैं वो पूछते हैं उससे कि आखिरकार क्या हुआ, जिसपे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पे कॉम्बैट स्किल तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है रियोमा, तो तुम यहाँ सर्वाइव कैसे कर रहे हो। जिसपे रियोमा जो था वो बोलता है कि
कि हाँ मुझे लगा ही था कि मेरे पे कॉम्बैट स्किल नहीं है। और उदास होते हुए फिर वो इन सभी को बोलता है कि अच्छा मैं तुम सभी के लिए डिनर बनाने के लिए जा रहा हूँ, और वो यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही यहाँ पे सारे जो उसके साथी रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये बताओ तुम इतना ज्यादा अजीब मुंह क्यों बना रहे थे। तो वो बताता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये जो रियोमा है उसके अंदर हाउस कीपिंग लेवल 10 है, मेंटल पेन रेजिस्टेंस 9, फिजिकल पेन रेजिस्टेंस 8। एक 11 साल के बच्चे के अंदर इतने सारे अलग अलग लेवल के कैपेबिलिटीज कैसे आ सकती हैं? ये बिल्कुल भी नॉर्मल आदमी नहीं है। जिसे सुनने के बाद जो रेनहार्ट था वो बोलता है कि ऐसे एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे को मैं इस जंगल में रहने तो नहीं दूंगा, मैं घर जाके अपने फादर और अपनी बहन से बात करूंगा इसके बारे में। फिर अगला दिन बीत जाता है जहाँ पे जो उनका साथ ही रहता है वो अब पूरी तरीके से एकदम फिट हो चुका होता है घर जाने के लिए, और ये सारे लोग अब रियोमा का घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पे जो रियोमा था इन सभी को सी ऑफ कर रहा होता है। फिर जो इनका साथी घायल हुआ था वो रियोमा से थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, और बोलता है कि मैं यहाँ रेनहार्ट का बहुत ही तगड़ा बॉडीगार्ड हूँ, अगर तुम्हें कोई भी मेरी जरूरत पड़े तो कैपिटल में आने के बाद बस तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ये जो सारे लोग थे यहाँ से चले जाते हैं। रियोमा जो था इनके जाने के बाद मन में सोचता है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने इनसे झूठ बोला, ये लोग बहुत ही अच्छे आदमी थे। सच बताऊं तो मैंने वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स वाली बात एकदम झूठ बोली थी। मैं 3 साल पहले यहाँ पे डायरेक्ट अकेले ही रह रहा हूँ, असल में मेरा यहाँ पे री इनकारनेशन हुआ है। फिर उसके बाद हमें रियोमा का पास्ट लाइफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है अपने जॉब से। असल में उसका जो बॉस था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अब्यूजिव था और उसे बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क करवाया करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मेंटल फटीक में जीता था अपनी जिंदगी में, और वो बहुत ही ज्यादा हारा हुआ था। एक रात वो जब जॉब में काम कर रहा था तो अचानक से ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने 3 गॉड्स उसे दिखते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी रियल जिंदगी में मौत हो चुकी है। फिर जो गॉड थे रियोमा को देखने के बाद बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हो तुम हमें, जो कोई भी हमारे सामने आता है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम सैड होता है कि असल जिंदगी में वो मारा गया इसलिए हमारे सामने आया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। तो जो रियोमा था उन्हें बोलता है कि असल में बात ऐसी है कि निजी जिंदगी में मेरा जिंदगी वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहता था, इसलिए आप लोग ने मुझे मार दिया तो अच्छा ही किया। फिर रियोमा उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछता है जहाँ पे वो तीनों बताना शुरू करते हैं कि मैं गेन हूँ, क्रिएटर। फिर दूसरा बोलता है कि मैं गॉड ऑफ लाइफ हूँ और तीसरी बोलती है कि मैं गॉड ऑफ लव हूँ। असल में बात ऐसी है कि हम लोग दूसरी दुनिया से हैं और हमारी जो दुनिया है वो तुम्हारी दुनिया से अलग है जहाँ पे मैजिक्स वगैरह बहुत ही नॉर्मल है। तो जो रियोमा था वो इस चीज को थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट करता है और बोलता है कि हाँ मैंने सुना है मांगास में इसके बारे में, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मेरी जो मौत है वो कैसे हुई है? तो ये लोग बताते हैं कि तुम्हारी मौत तुम्हारे छींकने की वजह से हुई है। असल में तुमने इतनी जोर से छींका कि तुम अपने बेड से नीचे गिर गए और फिर बहुत जोर से तुम्हारे सर पे चोट लगी जिसकी वजह से तुम ब्रेन हैमरेज के वजह से मारे गए। तो इस चीज को सुनकर जो रियोमा था वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि अरे यार मैंने बचपन से बहुत ज्यादा अब्यूज सहा है और उसके बाद मैं इतने नॉर्मल तरीके से मरा हूँ यहाँ पे, सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। फिर रियोमा उनसे पूछता है कि क्या मेरा पुनर्जन्म होगा? तो सारे जो गॉड थे वो उसे बताते हैं कि हाँ असल में हम लोग तुम्हें हमारी दुनिया में पुनर्जन्म में करेंगे, लेकिन तुम्हें शुरू से शुरुआत नहीं करनी, तुम्हें मैं हमारे बनाए हुए 8 साल के बच्चे के बॉडी में डालने वाला हूँ और तुम्हें वहाँ पे जाके बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करना है, बस तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी मैजिक्स का यूज करना है, क्योंकि जो अर्थ की मैजिक है वो तो कोई यूज नहीं करता है, इसलिए हम लोग अर्थ का जो मैजिक है हमारी दुनिया में यूज करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे तुम बहुत ही ताकतवर मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुन के जो रियोमा था वो बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाता है। तो ये जो गॉड्स थे वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम ताकत डालने के लिए उस पर वादा कर देते हैं। फिर जो रियोमा था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और फिर उसका जो बॉडी था वो टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरी दुनिया में। टेलीपोर्ट होते वक्त जो उसके गॉड रहते हैं वो उसे एक और चीज बताते हैं कि असल में तुम उस दुनिया में हमसे मिलना चाहोगे तो हमारे टेम्पल्स में आके बस तुम प्रे करना, तो हम लोग तुम्हारे सामने आ जाएंगे। फिर जो रियोमा रहता है वो पूरी तरीके से एकदम टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरी दुनिया में, जहाँ पे वो रीइंकारनेट होने के बाद जो मैनुअल उसके गॉड के द्वारा उसे दिया गया था कि कैसे इस दुनिया में रहना है उसे पढ़ता है और बहुत सारी चीजें उससे पता चलती है कि किस तरीके से वो इस दुनिया में मैजिक यूज कर सकता है। उसी मैजिक को यूज करते हुए अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ स्लाइम्स को टेम करना भी सीखता है। और फिर फाइनली हम लोग रियल टाइम पे आ जाते हैं जहाँ पे जो रियोमा था वो इन सारी बातों को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं 3 सालों से किसी भी इंसान से नहीं मिला और डायरेक्टली मैं इन तीनों से ही मिला हूँ। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा इंसानों से मिलकर। उतने ही देर में जो रेनहार्ट और बाकी सारे लोग रहते हैं वो अपने साथियों को लेके रियोमा के पास आ चुके होते हैं और उन सभी के साथ में एक छोटी सी बच्ची भी होती है जो कि रियोमा को देख रही होती है, जिसे देख के जो रियोमा था वो शर्माने लग जाता है। फिर रियोमा मन में सोचता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मेरी जो फैमिली में सिर्फ स्लाइमिस थे, अब लगता है कि मेरी जो फैमिली है वो बड़ी होने वाली है। फिर ये जो सारे लोग रहते हैं वो रियोमा से अपना इंट्रोडक्शन करने लग जाते हैं, जिसपे जो रेनहार्ट के फादर रहते हैं वो अपना नाम बताते हैं जो कि होता है रेनबेक जामिल, फिर उसकी मदर जिसका नाम होता है एलाइस और फिर उसकी बहन एलेरिया। इन सभी का इंट्रोडक्शन होने के बाद जो रियोमा था वो बोलता है कि मुझे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुशी हुई कि आप सभी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जो रेनहार्ट रहता है वो रियोमा को बोलता है कि हाँ रियोमा हमें भी बहुत ज्यादा एकदम खुशी हुई, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ क्या? पिछली बार जो मैं आया था तुम्हारे घर के पास यहाँ पे मुझे इतने ज्यादा स्लाइम्स नहीं दिख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे तुम्हारे पास जितने भी स्लाइम्स हैं उनकी गिनती डबल हो चुकी है। तो जो रियोमा था उसे बोलता है कि हाँ वैसे जो मेरे स्लाइम्स हैं उन्होंने अपनी गिनती डबल कर ली है। तो जो एलेरिया रहती है वो रियोमा से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें टेंशन नहीं होती कि तुम इन सभी को कैसे स्टोर करोगे, तुम्हारे घर में तो मुझे नहीं लगता कि इतना सारा जगह होगा। तो जो रियोमा था उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद वो एक
कमांड देने लग जाता है अपने स्लाइम्स को, और उस कमांड को सुनने के बाद जो उसके जितने भी छोटे छोटे स्लाइम्स रहते हैं वो बढ़कर 3 बड़े बड़े स्लाइम्स में बन जाते हैं। इस अजीब सी अमेजिंग ताकत को देख के जो एलिस रहती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो रियोमा को पकड़ते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ पे बड़े बड़े जो टेमर्स रहते हैं वो भी इतने बड़े बड़े स्लाइम्स को टेम नहीं कर पाते हैं, तुमने इतने छोटे उम्र में ये कैसे कर लिया। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि यार ये तो बहुत ही नॉर्मल है, मैंने पहले छोटे छोटे स्लाइम्स को टेम किया और फिर उन्हें बड़े में कंबाइन कर दिया। एलिस इस चीज को सुन के बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी मिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व कर दी है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अमेजिंग हो। फिर उसके बाद ये सारे भाषण होने के बाद जो रियोमा रहता है इन सभी को अपने घर के अंदर बुला लेता है, जहाँ पे वो इनकी सबकी खातिरदारी करना शुरू कर देता है। इन सभी चीजों के बीच में जो रेनहार्ड रहता है वो रियोमा के लिए एक तोहफा भी लेके लाया रहता है, जो कि एक क्लॉक रहता है, और उसे देते हुए रेनहार्ड बोलता है रियोमा को कि तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानना, लेकिन पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर पे आया था तो मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारे घर में कोई भी क्लॉक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए ले आऊं। तो जो रियोमा था इस चीज को देख के सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी तक सोचा ही नहीं था कि मुझे क्लॉक भी रखना चाहिए अपने घर में। फिर इन सभी बातों को खत्म होने के बाद जो एलेरिया रहती है वो रियोमा से बोलती है कि रियोमा सच बताऊं तो मैं भी सीखना चाहती हूँ कि तुम आखिरकार कैसे इन सारे स्लाइम्स को टेम करते हो। जो हमारी फैमिली है जामिल वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी टेमर्स में से एक मानी जाती है, इसलिए ये हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मुझे ये चीज सीखना ही होगा। लेकिन सच बताऊं तो मैंने आज तक एक भी स्लाइम को टेम नहीं किया, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये जो स्लाइम्स है वो नॉर्मली कहाँ पे आते जाते हैं। तो जो रियोमा था वो एलेरिया को बताता है मैप में एक जगह दिखाते हुए और बोलता है कि इसी जगह पे आमतौर पे जो स्लाइम्स रहते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो जो एलेरिया थी वो रियोमा को बोलती है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि कितने टाइप के यहाँ पे आखिरकार स्लाइम्स बन सकते हैं। तो जो रियोमा था उसे दिखाता है कि कितने टाइप के उसके पास स्लाइम्स है, उसमें वो स्कैवेंजर स्लाइम्स भी दिखाता है, एसिड और कैटरपिलर भी, लेकिन लास्ट में वो क्लीनर स्लाइम भी दिखाता है और उसके अंदर वो अपना कपड़ा भी साफ करके दिखाता है, जिसे देख के इनके साथ में आई हुई जो मेड्स रहती है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि वो क्लीनर स्लाइम कितना अच्छा एकदम कपड़ा साफ कर रहा है। इस क्लीनर स्लाइम को देख के जो एलेरिया रहती है वो भी एकदम अमेज होकर बोलती है रियोमा को कि रियोमा मैं ये क्लीनर स्लाइम ही बनाना चाहती हूँ, तुम आखिरकार मुझे बताओगे कि आखिरकार ये क्लीनर स्लाइम को मैं कैसे बना सकती हूँ। तो जो रियोमा था इस चीज को सुन के थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि ये मैं डायरेक्ट लड़कियों को तो नहीं बता सकता इसका कहने का तरीका, और फिर उसके बाद उसे बनाने का तरीका जो रहता है वो सारे लड़कों को एकदम कोना में ले जाके वो समझाता है, जिसे सुन के जो उनका एक गार्ड रहता है वो बोलता है कि अरे इतनी सी बात, अरे यार मुझे नहीं लगता कि इतने से बात के लिए कोई भी लड़कियां एकदम हमसे गुस्सा होंगी। और फिर उसके बाद वो इन सारी लड़कियों को बता देता है कि असल में तुम्हें अपना नहाने के बाद जो पसीना रहता है उसे कलेक्ट करना होगा और फिर उसी से जाके तुम ये जो क्लीनर स्लाइम है उसे बना सकती हो। तो इस चीज को सुन के जो सारी लड़कियां रहती है वो इसे धो डालती है और इसका एकदम हालत खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी जो एलेरिया रहती है वो बोलती है रियोमा से कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यही बनाने का तरीका है तो मुझे ये चीज तो फॉलो करना ही होगा। और फिर उसके बाद वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चली जाती है नहाने के लिए और वहाँ से अपना बहुत सारा एकदम जो पसीना रहता है उसे कलेक्ट कर लेती है और फिर वो वहाँ पॉन्ड के पास पहुंचने के बाद उस स्लाइम को क्रिएट कर लेती है और फिर उसे टेम भी कर लेती है और एक क्लीनर स्लाइम बना देती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है कि उसने अपने मेहनत से एक यहाँ पे क्लीनर स्लाइम को बना दिया है। इस चीज को देख के जितने भी लोग रहते हैं एलेरिया के आसपास वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहे होते हैं कि एलेरिया ने अपना जिंदगी का पहला स्लाइम को टेम कर लिया है। इसे देख के जो रियोमा था उसे भी याद आता है कि किस तरीके से उसने इस जिंदगी में पहला स्लाइम को टेम किया था। फिर जो एलाइस रहती है वो रियोमा को बोलती है कि आखिरकार तुमने सोचा है कि इस जिंदगी में तुम आगे चल के क्या करने वाले हो। तो जो रियोमा था वो मन में बोलता है कि सच कहूं तो मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि मैं आखिरकार यहाँ पे आगे चल के क्या करने वाला हूँ। तो इस चीज को जानने के बाद ये जो सारे लोग रहते हैं वो रियोमा को ऑफर करते हैं उनके साथ उनके टाउन में चलने के लिए। तो जो रियोमा था वो सोचने लग जाता है मन में और थोड़ा हिचक रहा होता है, जिसपे जो एलेरिया रहती है उसे बोलती है कि अरे मैं जानती हूँ कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने में सच में बहुत ज्यादा एकदम अजीब लगता है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और तुम्हें बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। तो जो रियोमा था फिर इस चीज को सुन के तैयार हो जाता है इन सभी के साथ चलने के लिए, जिसपे जो रेनहार्ट रहता है वो एक खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अपना जितना भी सामान है वो मेरे बटलर को दे दो और वो अपने इन्वेंट्री मैजिक से उन सारे चीजों को संभाल लेगा। जिसपे जो रियोमा था वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास पहले से इन्वेंट्री मैजिक है और मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ और अपना सारा जो सामान है वो रख सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद ये जो सारे लोग रहते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, जिसे देख के जो रियोमा था वो बोलता है कि क्या मैंने तो कुछ गलत बोल दिया क्या। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं बोला है, लेकिन जो इन्वेंट्री मैजिक रहता है वो बेसिक लेवल का तो मैजिक रहता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे एकदम रेयर एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तुम सच में इसी दुनिया के हो ना। जिसे सुन के जो रियोमा था मन में सोचता है कि सच कहूँ तो मेरे को इस दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मुझे बस इतना ही पता है जो कि मुझे गॉड के द्वारा पता चला है। मुझे इन सभी के साथ जाके इस दुनिया का जो कॉमन सेंस है उसे भी सीखना पड़ेगा। फिर शाम हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि जो रियोमा रहता है वो अपने सारे जो आइटम्स रहते हैं उसे अपने इन्वेंटरी के अंदर डाल देता है और फिर अपना एक एक सामान को इस जगह से पैक कर लेता है और इन सभी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद गॉड्स के मूर्तियों के सामने वो जाके बोलता है उन सभी को कि अब मैं एक नई जर्नी में जा रहा हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि ये जो सारे लोग रहते हैं वो अब दूसरे टाउन में चलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं और ये बगी में बैठ के जो रियोमा रहता है वो इन सभी के साथ जाने लग जाता है। फिर रियोमा रास्ते में चलते हुए रेनहार्ट और एलेरिया से बहुत सारी बातें कर रहा होता है और बातों बातों में वो बताता है कि मेरे पास सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की शक्ति है। तो जो रेनहार्ट था वो बोलता है उसे कि असल में जिनके पास सारे एलिमेंट्स कंट्रोल करने की शक्ति होता है वो किसी को भी मास्टर नहीं कर पाते हैं। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि हाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी यही बोला था, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास एल्केमी की भी ताकत है थोड़ी बहुत। तो इस चीज को सुनकर जो एलेरिया
रहती है वो शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है कि तुम क्या कर सकते हो एल्केमी में। तो जो रियोमा तो बताता है कि अभी तक तो मैं सिर्फ पॉइजनस स्टोन से पॉइजन निकाल सकता हूँ। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा एकदम इंप्रेस हो जाते हैं रियोमा की ताकत को देख के। फिर इसी तरीके से शाम हो जाती है और ये लोग एक जगह आके कैंप लगाते हैं, वहाँ पे ये लोग रेस्ट करते हैं और जो रियोमा रहता है इन सभी के साथ ट्रैवल करके सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश लग रहा होता है। फिर इसी तरीके से ये लोग बहुत दिन तक ट्रैवल करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब बारिश करके बहुत ही ज्यादा एकदम मौसम खराब हो रहा होता है और रास्ते में चलते चलते एक जगह बहुत ही ज्यादा एकदम बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है और इनका रास्ता एकदम रुक जाता है और ये लोग अब आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अचानक से बगी रोकने के कारण जो एलेरिया रहती है वो एकदम से झटका खाते हुए रियोमा के गोदी में जाके गिर जाती है। तो जो रियोमा रहता है वो एलेरिया को संभाल लेता है, जिस पे जो एलेरिया थी वो शर्माते हुए उसे थैंक यू कहती है। फिर बाहर जितने भी सिपाही रहते हैं वो इस चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं कि उन्हें अर्थ मैजिक का यूज करना पड़ेगा तभी जाके ये लैंडस्लाइड को हटा सकते हैं। और अंदर बगी में जो रियोमा रहता है उसे पता चल जाता है कि बाहर एक लैंडस्लाइड हुई है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इन सभी की हेल्प करेगा और वो अपना रेनकोट पहनने लग जाता है, जिसे वो बताता है कि इसने ये रेनकोट अपने स्टिकी स्लाइम का यूज करते हुए बनाया। फिर रेनकोट को पहनने के बाद जो रियोमा रहता है वो बाहर निकल आता है और फिर अपना एक बैरियर मैजिक का यूज करते हुए बारिश को उनके ऊपर गिरने से रोक लेता है। और फिर उसके बाद सारे सिपाहियों को बोलता है कि अर्थ मैजिक करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें असल में जो दो एलिमेंट्स है पत्थर के उन्हें मिक्स करके इसे एक ब्लॉक्स में क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर वो वैसा ही करता है और बहुत सारे ब्लॉक्स को क्रिएट कर देता है और फिर उसके बाद अपने जो एसिड स्लाइम रहता है उन सभी को सारा का सारा जो ब्लॉक्स रहता है वो खिला देता है, जिसके कारण जो इनका रास्ता रुका हुआ था वो पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाता है। इस चीज को देख के जो सारे लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम रियोमा की तारीफ करते हैं और फिर अगले 3 दिन के ट्रैवल करते हुए ये सारे लोग पहुंच जाते हैं गिमुल टाउन। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो रियोमा रहता है उसे फाइनली एक होटल रूम में स्टे करने के लिए दे दिया जाता है जामिल फैमिली के द्वारा। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो बताता है हमें कि ये जो सिटी है ये असल में माइनिंग टाउन के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन कुछ सालों से यहाँ की जो माइनिंग की प्रोडक्टिविटी है वो गिरते जा रही है और यही चीज का पता करने के लिए जामिल फैमिली यहाँ पे आई है कि किस माइन को खुला छोड़ना है और किस माइन को बंद करना है। इन सभी बातों के बाद जो जामिल फैमिली रहती है वो रियोमा को अपने साथ चर्च लेके जाती है स्टेटस विंडो उसका चेक करने के लिए। इस दुनिया में जो स्टेटस विंडो होता है उससे कोई भी इंसान की शक्तियों का पता लगाया जा सकता है और साथ ही साथ एक वो आईडी कार्ड की तरह भी होता है। उसी चीज के लिए जो रियोमा है वो चर्च उनके साथ चला जाता है और चर्च में पहुंचने के बाद वहाँ पे एक जो लड़की रहती है वो रियोमा को लेके चली जाती है उस ऑर्ब के पास जो कि उसकी पावर बताएगा। फिर वो जो लड़की रहती है रियोमा को बोलती है कि उस ऑर्ब पे वो हाथ रखे और जैसे ही जो रियोमा है उस ऑर्ब पे हाथ रखता है तो वो जो ऑर्ब था बहुत ही ज्यादा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट फेंकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो रियोमा था वो दूसरी डायमेंशन में चला जाता है और उसके सामने उसे वही 3 गॉड फिर से दिखने लग जाते हैं। इस चीज को देख के जो रियोमा था वो डर जाता है, उसे लगता है कि वो फिर से मारा गया। तो उन गॉड से पूछता है तो जो गॉड थे वो बोलते हैं कि अरे तुम डरो मत, वैसे हमने यहाँ पे तुम्हें थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए बुलाया है, कुछ देर बाद जो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है वो दोबारा से उस दुनिया में चले जाएगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो चर्च में कभी भी आ जाओ। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि मैंने तो आज तक कोई भी ओरेकल वाली स्किल सीखी नहीं, तो फिर मैं कैसे आप लोग से बात कर सकता हूँ। तो जो गॉड थे वो बोलते हैं कि तुम 3 साल तक हमारी प्रेयर बहुत ही अच्छे से करते रहे, इसलिए हमने तुम्हें ओरेकल वाली स्किल खुद से ही दे दी। फिर उसके बाद वो जो गॉड्स थे वो रियोमा के घर की तारीफ करने लग जाते हैं कि कितना अच्छे तरीके से वो अकेले रहता था और साफ सफाई मेंटेन करके रखता था। फिर वो जो बूढ़ा गॉड रहता है वो रियोमा को बोलता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन जो तुमने स्कैवेंजर्स और क्लीनर स्लाइम बनाया है वो तुम्हारी ही उपज है, यहाँ तक कि गॉड ने भी उसे नहीं बनाया और इसलिए जो जामिल फैमिली है वो भी उसके बारे में नहीं जानती है। मैंने तो बस इस पूरे दुनिया में जो स्लाइम्स है उनको अनगिनत प्रोडक्टिविटी करने के लिए बनाया था और इनकी जो पॉसिबिलिटीज है वो एकदम अनगिनत है। तुम स्लाइम्स को यूज करते हुए बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन जो स्कैवेंजर्स और क्लीनर स्लाइम है वो कम्प्लीटली तुम्हारी उपज है। और सच में मैं ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो चुका हूँ कि तुमने जो अपनी दिमाग का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से किया है। यही कारण था कि जो जामिल फैमिली थी वो तुम्हारा टैलेंट देख के बहुत ही ज्यादा एकदम अमेज हो गई। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि जामिल फैमिली से तारीफ सुनना तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन गॉड भी तुम्हारी तारीफ करे तो ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी बात है। और वो इतनी तारीफ सुन के थोड़ा एकदम शर्माने लग जाता है। फिर जो लेडी गॉड रहती है वो रियोमा को बोलती है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो कि अर्थ से इस दुनिया में आया है, तुमसे पहले यहाँ पे एक लड़की आई थी और उस लड़की ने हमसे मांगा था कि वो किसी भी तरीके से कोई भी जानवर को टेम कर सकती है और उसके बाद जब वो इस दुनिया में आई थी तो वो अलग अलग तरीके के जानवरों को टेम करना शुरू कर दी थी और उसी ने टेमिंग कल्चर यहाँ पे पूरे के पूरे दुनिया में लेके आया था। और फिर उसके बाद जो टेमिंग का सबसे बड़ा स्कूल है वो भी उसने ही खोला है और आगे चल के उसे जामिल फैमिली के ही किसी आदमी से प्यार हो गया और फिर आगे चल के जितने भी तुम्हें अभी यहाँ पे जामिल फैमिली के वंशज दिख रहे हैं वो उसी के बेटा बेटियां हैं। तो इस चीज को सुन के जो रियोमा था वो थोड़ा अमेज हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं आगे चल के उनसे मिल भी सकता हूँ, मैं बहुत सारे सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। तो जो गॉड थे वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 बार जो हम लोग रीइंकार्नेशन करते हैं उसके बीच में 200 साल का फासला होता है, इसलिए कोई भी इंसान 200 साल तक तो जी नहीं सकता, इसलिए मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो एलेरिया है उसके अंदर अपनी मॉम के साइड का ज्यादा डोमिनेंट खून है, फिर भी उसके अंदर जो टेमिंग एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओपी है। फिर गॉड दोबारा से बोलते हैं रियोमा को कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा तुम अच्छे निकले हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही
ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज भी है और तुम्हारा जो मन है वो भी साफ है। हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है कि हम उस दुनिया से तुम्हें यहाँ पे लेके आए। और फिर ये सारी चीजें बोलने के बाद जो रियोमा है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है फिर से। फिर जैसे ही रियोमा अपना स्टेटस विंडो चेक करता है इस दुनिया में आने के बाद, तो उसे पता चलता है कि जो उसको टाइटल मिला है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओपी है। उसका टाइटल होता है कि गॉड का चहीता बच्चा जो कि हर मुश्किलों को पार कर सकता है। फिर ये सारी चीजें वो बाहर आके जामिल फैमिली को बताता है, तो जो उसके हेड रहता है रैन बैच, वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी जो स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर्ड है और मुझे इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि कोई ना कोई तुम्हारी शक्तियों का गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो अपनी शक्तियां है वो छुपा के ही रखो। फिर जो एलेरिया रहती है वो रियोमा से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी मैजिक कैपेबिलिटीज कितनी है। तो रियोमा उसे बताता है कि 1,90,000। इसे सुन के जो एलेरिया थी वो बोलती है कि तुम्हारे एज के मुताबिक सच में तुम्हारी जो मैजिक कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा है, तुम बहुत सारे जो मैजिक्स है वो एक साथ यूज कर सकते हो। तो इस चीज को सुन के जो उनका बटलर सेबास रहता है वो बोलता है कि इसके साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। इतने ज्यादा मैजिक कैपेबिलिटीज होने के कारण कोई आदमी एक मैजिक पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन जो एलेरिया थी वो थोड़ा बहुत एकदम उदास हो जाती है और बोलती है कि अरे यार मैं भी तुम्हारी उम्र की हूँ, लेकिन तुम इतने सारे मैजिक्स यूज कर लेते हो, लेकिन मेरे से मैजिक नहीं यूज किया जाता है। तो जो रियोमा था उससे उसकी मैजिक कैपेबिलिटी पूछता है तो बोलती है कि 2 लाख। तो रियोमा मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ओपी है। मुझे लगता है कि जो इसके एंसेस्टर्स है उससे इसे बहुत ही ज्यादा एकदम अनइमेजिनेबल पावर मिले हैं। फिर रियोमा उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें जो तुम्हारी मैजिक है उसको एकदम गेम की तरह लेना चाहिए ताकि तुम उसे एंजॉय कर पाओ और बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाओ। तुम अगर उसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर लोगी तो फिर कभी नहीं सीख पाओगी। इस चीज को सुन के जितने भी जामिल फैमिली के लोग थे वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम इस चीज से हामी भरते हैं और बोलते हैं एलेरिया को कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद जितने भी जामिल फैमिली के लोग रहते हैं वो रियोमा और एलेरिया को बोलते हैं कि तुम्हें टेमिंग गिल्ड में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और ऐसा ही वो लोग करते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो लोग जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब टेमिंग गिल्ड में एक नया रूल आया है। अब सारे जितने भी टेमर्स रहते हैं उनका जो शक्ति रहता है उनके बीस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा किसी का बीस्ट मजबूत होगा उतना ही ज्यादा वो टेमर मजबूत माना जाएगा, जिसके कारण जो रियोमा है जो कि पूरी तरीके से स्लाइम्स पे डिपेंडेंट है तो उसका अपना रैंक बड़ा करना बहुत ही ज्यादा एकदम मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से वो सारे लोग सजेस्ट करते हैं रियोमा को वो एडवेंचर गिल्ड्स में जाके अपना दाखिला करवाए और जो रियोमा रहता है वो ऐसा ही करता है। एडवेंचर गिल्ड में पहुंचने के बाद वहां पे उसका टेस्ट लेना शुरू किया जाता है जहां उसे अलग अलग टारगेट्स पे शूट करने के लिए बोला जाता है और रियोमा बहुत ही अच्छी तरीके से वो कर लेता है। फिर उसके बाद उसे मल्टीपल टारगेट्स में अटैक करने के लिए कहा जाता है तो रियोमा उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता है। फिर वहां का जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो रियोमा के ऊपर एक चाकू फेंकता है जो कि रियोमा डॉज कर लेता है और उसके ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है उसे और फिर उसके बाद पलट के एक जोरदार अटैक उसका करने के लिए बढ़ता है, जिसपे जो एडवेंचर था वो डर जाता है और बोलता है रियोमा को कि टेस्ट यहाँ पे खत्म हुआ, तुम यहाँ सिलेक्ट हो चुके हो। जिस चीज को सुन के जो एलेरिया थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है कि रियोमा अब एडवेंचर गिल्ड में सिलेक्ट हो चुका है। फिर थोड़ी देर बाद जो एडवेंचर गिल्ड का इंस्ट्रक्टर रहता है वो रियोमा को उसका एडवेंचर कार्ड देता है जिसमें रियोमा अपना रैंक पढ़ता है और वो बोलता है कि मुझे इतना कम रैंक क्यों मिला है। तो जो एडवेंचर गिल्ड का इंस्ट्रक्टर था वो उसे बोलता है कि देखो ऐसी बात है कि मैं तुम्हारे स्किल को देखते हुए ए रैंक तुम्हें दे सकता था, लेकिन बाकी सारे लोग बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज को देख के, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी डी रैंक से स्टार्ट करना चाहिए और तुम इतना ज्यादा स्किलफुल हो तो तुम जल्दी आगे पहुंच जाओगे। इस चीज को सुन के जो रियोमा था वो थैंक यू कहता है वॉर्गन को और बोलता है कि इतना ज्यादा उसके लिए सोचने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। फिर जो वॉर्गन था उसे सजेस्ट करता है कि अब जाके तुम अपना लाइसेंस को यूज करते हुए एडवेंचर सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो रियोमा था वो निकल जाता है अपना एडवेंचर सिलेक्ट करने के लिए और वहाँ जैसे ही पहुंचता है तो वो एक लड़की से पूछता है कि आखिरकार उसे कैसे एडवेंचर मिल सकता है। तो वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हें अपने रैंक के हिसाब से एडवेंचर मिलेंगे। फिर जो रियोमा था वो लिस्ट पे पहुंच जाता है, वहाँ पे अपने रैंक के हिसाब से उसे एक ट्रेनिंग मिशन दिखाई देता है जिसे देख के रियोमा मन में सोचता है कि मेरे पास स्कैवेंजर्स और क्लीनर स्लाइम है तो मेरे लिए मिशन कंप्लीट करना बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। और फिर जो रियोमा था वो पैकिंग करने लग जाता है उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर सारे पैकिंग करने के बाद जो रियोमा रहता है वो फाइनली पहुंच जाता है जहाँ उसे मिशन कंप्लीट करना था। वो एक घर पे पहुंचने के बाद वहाँ का गेट बजाता है तो सामने से उसे एक बीस्ट कैट गर्ल निकल के आती है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम मिया है और फिर रियोमा उसे बताता है कि वो यहाँ पे क्लीनिंग वाला मिशन कंप्लीट करने के लिए आया है। जिसको सुन के वो जो कैट थी वो रोने लग जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई सच में यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट करने के लिए आएगा, मैं सच में बहुत ही खुशगुजार हूँ। इस चीज को देख के जो रियोमा था वो मन में सोचता है कि कहीं मैंने कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले ली, कहीं मेरा पहला जो मिशन है वो मेरा आखिरी मिशन न हो जाए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और जो मिया कैट रहती है वो रियोमा को लेके उसके घर के बेसमेंट में आ जाती है जहाँ पे रियोमा देखता है कि उस कैट का जो बेसमेंट था वो पूरी तरीके से एकदम कचड़े से भरा हुआ था। फिर वो कैट बताती है कि असल में बात यह है कि मेरे घर के बगल में कूड़ा फेंकने की जगह है जहाँ पे उसका जो जमीन था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और देखते ही देखते जितना भी कूड़ा था वो मेरे बेसमेंट में भरते चला गया, मैं इसे रोक ही नहीं पाई और फिर बहुत ही ज्यादा एकदम कचड़ा यहाँ भर गया। फिर जैसे ही मैं यहाँ किसी को भी मिशन देती थी इसे साफ करने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होता था, आखिर कोई अनगिनत कचड़े को साफ करने के लिए तैयार क्यों ही होगा। और फिर ये चीज बोल के वो रोने लग जाती है तो जो रियोमा था उसे शांत करवाता है और फिर बोलता है कि मैं इस चीज को तुरंत ही कंप्लीट कर लूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर वो कैट यहाँ से चली जाती है और फिर रियोमा अपना काम शुरू करता है। वो अपने स्कैवेंजर स्लाइम्स को यूज करते हुए जितना भी कचड़ा था उसे उन्हें खिला देता है जिसके कारण सारे जितने भी कचड़े थे वो खत्म हो जाते हैं। फिर अपने क्लीनर स्लाइम से उस पूरे जगह को क्लीन कर देता है। फिर उसके बाद जो दीवार टूट गई थी वो अपने कैटरपिलर स्लाइम को यूज करते हुए बहुत ही मजबूत कर देता है। थोड़ी ही देर में ये जो पूरी जगह थी पूरी तरीके से एकदम साफ हो जाती है। पहले जैसा था ये पूरा कचड़ा भरा हुआ और अब ये बहुत ही ज्यादा एकदम साफ होता है, जिसे देख के जो मिया रहती है वो एकदम रोने
लग जाती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी ये पूरा जगह एकदम साफ कर लोगे, सच में मैं बहुत ही ज्यादा एकदम तुम्हारी आभारी हूँ। और फिर उसके बाद वो एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होते हुए रिक्वेस्ट करने लग जाती है रियोमा से कि वो और भी ज्यादा उससे गिफ्ट ले ले। लेकिन जो रियोमा था उसे बोलता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई ये चीज करने में, और फिर ये चीज बोल के वो यहाँ से चले जाता है। फिर जैसे ही वो पहुंचता है एडवेंचर गिल्ड में, वहाँ पे अपना इनाम लेने के लिए पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो जो कैट थी उसने उसका इनाम डबल कर दिया होता है, जिसे देख के जो रियोमा था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये इनाम तो सच में बहुत ही ज्यादा है। वो जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पे वो जो कैट है उसने ही हमें कहा कि वो तुम्हारा इनाम एकदम डबल करना चाहती है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम इसे ले सकते हो। तो जो रियोमा था इसको लेने के लिए तैयार हो जाता है, उतनी ही देर में वहाँ पे मॉर्गन आ जाता है। फिर मॉर्गन रियोमा को लेके अपने कमरे में चले जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम उस मिया कैट की जो पूरा का पूरा कचरा है उसे तुरंत ही खत्म कर दोगे। असल में वो जो मिया कैट है वो भी एक एडवेंचरर है और वो बहुत ही ज्यादा अपने कूड़े से परेशान रहती थी, लेकिन फाइनली तुमने उसका पूरा का पूरा जो परेशानी था वो खत्म कर दिया। सच कहूँ तो मैं तुमसे एक मदद लेना चाहता हूँ। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं कॉमनर टॉयलेट जो है उसे साफ करूँ, है ना। तो जो मॉर्गन था वो बोलता है कि तुम सच में एक कदम आगे ही रहते हो, है ना। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि अरे नहीं, मैंने देख लिया था पहले से कि एक मिशन कॉमन टॉयलेट वाला भी वहाँ चिपका हुआ है। तो मॉर्गन उसे बताता है कि बात यह है कि जो कॉमन टॉयलेट साफ करने की काम था वो असल में झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को दिया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद जो गवर्नमेंट है उसने अचानक से बहुत ही बेतुके से बहाने मारते हुए उन लोगों का जो वेतन था उसे कम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कोई भी फ्री में काम करना तो चाहता नहीं है। इसलिए वो जो कॉमन टॉयलेट था उसका सफाई करने वाला कोई भी नहीं बचा और वो कॉमन टॉयलेट बहुत ही ज्यादा एकदम गंदा होता गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो साफ सफाई में थोड़ा बहुत एकदम ध्यान दो। तो जो रियोमा था इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और उसे बोलता है कि मैं बस ये सारी बात एक बार जामिल फैमिली को बताना चाहता हूँ। तो जो मॉर्गन था वो बोलता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद जो रियोमा था वो ये सारी बातें जाके जामिल फैमिली को बता देता है, जिसे सुन के जो रैन बैच रहता है वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कोई घपला हो रहा पूरे के पूरे सिटी में। मैंने पता किया है तो हमारे कोई भी अकाउंट्स में दिक्कत नहीं है और पैसे की कमी भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, फिर भी ये जो घपला हो रहा है वो आखिरकार क्यों हो रहा है मुझे पता करना होगा। तुम्हारा सच में बहुत ही ज्यादा शुक्रिया रियोमा, तुम नहीं रहता तो हमें पता नहीं चल पाता कि इस पूरे कैपिटल इतना ज्यादा बड़ा घपला हो रहा है। तो जो रियोमा रहता है वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा बस फर्ज था, मैं चाहता हूँ कि आप ये जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके तह तक जाएं। तो जो रैन बैच रहता है उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ये सारी बातों की एकदम तह पे जाऊंगा। फिर जो एलेरिया थी वो रियोमा को गुड लक कहती है उसका काम कंप्लीट करने के लिए। फिर जो रियोमा रहता है वो फाइनली कॉमन बाथरूम में चला जाता है उसकी सफाई करने के लिए। वहाँ पहुंच के वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और फिर गिनता है कि यहाँ पे टोटल 30 बाथरूम्स है, तो उसे एक एक करके इन सभी को साफ करना पड़ेगा। फिर पहले बाथरूम में घुसने के बाद वो अपने जितने भी स्लाइम्स है उसका यूज करते हुए उस बाथरूम को पूरी तरीके से एकदम क्लीन कर देता है। क्लीन करने के बाद वो नोटिस करता है कि जो उसके स्कैवेंजर्स स्लाइम था उसके अंदर जो चेंजेस थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम होना शुरू हो गए थे और वो जो एसिड सहने की जो उनकी ताकत थी वो और भी ज्यादा एकदम बढ़ गई थी। इस चीज के तह पे जैसे ही जाता है रियोमा तो उसे पता चलता है कि ये असल में माइज्मा के कारण हो रहा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि इस पूरे एरिया में माइज्मा भी है तो वो तेजी से दौड़ते हुए पहुंच जाता है जामिल फैमिली के पास, जहाँ पे वो रैन बैच को ये सारी चीजें बताता है। रैन बैच जैसे ही सुनता है कि असल में पूरा का पूरा जो बाथरूम है उसके अंदर माइज्मा फैला हुआ है तो वो रियोमा को बोलता है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, जो माइज्मा है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर मैजिक है जो कि तुम्हारे मेंटल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। जो मॉर्गन रहता है वो भी मना करता है रियोमा को, लेकिन जो रियोमा था वो तैयार हो जाता है इस चीज के लिए और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं उस पूरे जगह की सफाई कर रहा हूँ तब तक कोई भी वहाँ पे ना आए, मैं जल्द से जल्द उसे साफ करना चाहता हूँ ताकि कोई और आदमी उससे पहले इफेक्ट हो उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूं। तो जो एलेरिया रहती है वो रियोमा की चिंता कर रही होती है और बोलती है कि तुम वहाँ पे सिर्फ अपने स्लाइम्स को नहीं भेज सकते, तुम यहीं पे रह जाओ। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि नहीं, मेरे जो स्लाइम्स हैं वो असल में मेरे बिना काम ही नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा और अपना स्टेटस विंडो दिखाता है कि देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि मुझे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल भी मर नहीं सकता हूँ। इस चीज को देख के जो जामिल फैमिली थी वो फिर मना नहीं कर पाती है रियोमा को और फिर फाइनली जो रियोमा रहता है वो इस काम को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत एकदम सपोर्ट करने के लिए जो मॉर्गन रहता है वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर्स को भेजा रहता है ताकि कोई भी लोग उस बीच उस टॉयलेट में जाके उसे डिस्टर्ब ना करे। फिर जो रियोमा है वो अपना काम शुरू करता है और एक एक करके सारे टॉयलेट की सफाई करना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो उसके स्कैवेंजर स्लाइम की क्वांटिटी थी वो बढ़ती ही जा रही होती है। 1000 से लेकर 3000 तक उसके जो स्लाइम्स थे वो बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरीके से एक रात बीत जाती है और जो जामिल फैमिली थी वो उन एडवेंचरर्स को रियोमा के लिए खाना ला के देती है। उस खाना को खाते हुए जो रियोमा था वो सोच रहा होता है कि अभी उसे और भी ज्यादा काम करना है, जिसपे जो उसके जितने भी एडवेंचर वाले दोस्त थे वो बोलते हैं कि अरे तुम रेस्ट कर लो, लेकिन जो रियोमा था वो बोलता है कि नहीं, मैं नॉन स्टॉप यहाँ पे काम करूंगा। जिस चीज को देख के वो सारे जो लोग थे वो भी इंप्रेस हो जाते हैं रियोमा से। फिर जो रियोमा था वो 3 दिन और 3 रात लगा के उस पूरे के पूरे जो बाथरूम था उसको साफ कर देता है, जिसपे जितने भी एडवेंचरर्स थे वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हुए उसकी तारीफ करते हैं और जो मिया रहती है वो तो रियोमा को हागी कर लेती है। फिर जो रियोमा था वो ये सारी रिपोर्ट देते हुए मॉर्गन के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसने सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, जिसपे जो मॉर्गन था उसे बोलता है कि तुमने सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया और इसका जो इनाम है तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन जो रियोमा था उसे तो याद आ रहा होता है कि काफी समय बीत चुका है इतना रात दिन काम करे हुए, पिछले जिंदगी में वो इसके लिए एकदम आम बात थी। मैं हर दिन उस समय रात में काम करके लेट से आया करता था घर पे, लेकिन जो मेरी मॉम थी वो मेरे लिए इंतजार किया करती थी चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊं। उनका जो हंसी था उसी को देख के मैं जिंदा रहा करता था। लेकिन एक समय जो मेरी मॉम थी वो भी मारी गई, लेकिन सच कहूँ तो मेरे अंदर इमोशंस बचा ही नहीं था। उनके मरने पर भी मेरा आंसू का एक कतरा तक नहीं बहा था। मेरी मॉम के मरने के
बाद मेरा इंतजार करने वाला मेरे घर पे कोई भी नहीं बचा था। मैं एकदम लोनली हो गया था। मैं जब भी घर आता था तो कोई भी मेरा इंतजार नहीं करता था। इन सारी चीजों को सोच के जो रियोमा था वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही इस जिंदगी में वो अपना गेट खोलता है तो वो देखता है कि जितने भी जामिल फैमिली के लोग थे वो उसका वेट कर रहे होते हैं। इस चीज को देख के जो रियोमा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो जाता है और फिर रोना शुरू कर देता है। जिस चीज को देख के जो एलाइज थी वो हक कर लेती है रियोमा को और बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो गए। तो जो रियोमा था उसे बोलता है कि बस मुझे पुराने दिन की याद आ गई, मेरे जो परिवार वाले थे वो मेरा इसी तरीके से स्वागत किया करते थे। तो जो एलेरिया थी वो उसे बोलती है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम हमें फैमिली मेंबर मानते हो। और फिर इन सारी बातों के बाद जो रियोमा था वो एकदम चैन की नींद सोने के लिए अपने कमरे में चले जाता है और फिर बेड पे लेटते हुए मन में सोचता है कि मुझे सच में लगा था कि वो सारा जो मेरी माँ का प्यार था वो मैं कभी भी नहीं जी पाऊंगा, लेकिन इस जिंदगी में मैं वो सारी चीजें दोबारा से जी रहा हूँ। मुझे सच में बहुत ज्यादा एकदम फक्र है कि मैं इस दुनिया में दोबारा से आया और इस जिंदगी को मैं सच में खुल के जीने वाला हूँ। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एलेरिया रहती है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है क्योंकि इस बार जो खाना रहता है वो एलेरिया बना रही होती है, खासकर रियोमा के लिए। फिर उसका जो बटलर रहता है उसे बोलता है कि अगर आपने खाना बना लिया है तो फिर हम सारी जो प्रक्रिया है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जो एलेरिया थी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और फिर हमें जामिल फैमिली की बैठक दिखाई जाती है जहाँ पे वो लोग खाना खाने के लिए तैयार रहते हैं और फिर जो रियोमा रहता है वो भी आ चुका होता है खाने के लिए और उसे जैसे ही पता चलता है कि एलेरिया ने उसके लिए खाना बनाया है तो वो खुश हो जाता है और फिर उसे खाने के बाद बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाता है कि सच में तुम्हारे पास टैलेंट तो है खाना बनाने का। इस चीज को सुन के जो एलेरिया थी वो ब्लश करने लग जाती है और अगल बगल के जितने भी लोग थे वो भी तारीफ करने लग जाते हैं एलेरिया की कि हाँ सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा बना है। लेकिन उसमें से जो एक आदमी रहता है वो बोलता है कि वैसे ऑमलेट बनाना इतना हार्ड भी तो नहीं है। जिस चीज को सुन के अगल बगल के जितने भी लोग थे उसे एकदम घूर के डेविल्स की तरह देखने लग जाते हैं, जिसपे वो डर जाता है और फिर तारीफ करता है वो भी। फिर बातों ही बातों में जो रेनहार्ट रहता है वो रियोमा को बोलता है कि आखिरकार तुम कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। जिसपे जो रियोमा था वो बोलता है कि मैंने हर तरह की मैजिक तो ट्राई कर लिया है लेकिन अभी तक मेरे पास अटैक मैजिक की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो जो रेनहार्ट था उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अटैक टाइप की मैजिक सिखा दूंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो रियोमा रहता है वो फाइनली एलेरिया को मैजिक सिखाने के लिए आ चुका होता है। जहाँ पे वो पहुंचने के बाद उससे बोलता है कि तुम फायर और आइस टाइप मैजिक यूज करती हो ना। तो जो एलेरिया कहती है कि हाँ मैं वही दोनों यूज करती हूँ। तो रियोमा बोलता है कि इन दोनों को एकदम मजाक की तरह यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाता हूँ। फिर फायर मैजिक का वो थोड़ा बहुत एकदम मजाक वाला नमूना दिखाता है जिसे देख के जो एलेरिया रहती है वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाती है। फिर जो रियोमा रहता है वो एलेरिया को बोलता है कि मैं तुम्हें एक वाटर मैजिक की टेक्निक सिखाता हूँ और फिर वो अपने वाटर मैजिक का टेक्निक यूज करते हुए बहुत ही तगड़े तरीके के एकदम बबल्स बनाना वहाँ शुरू कर देता है, जिसको देख के जो एलेरिया रहती है वो भी उसे ट्राई करती है लेकिन जो उसके बबल्स रहते हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो जो रियोमा था उसे बोलता है कि तुम थोड़ा अपने दिमाग में ध्यान दो एकदम स्टिकी स्लाइम की तरह, जिस चीज को अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारे भी बबल बहुत ही ज्यादा मजबूत बनेंगे। इस चीज को सुन के जो एलेरिया रहती है वो वही चीज सोचती है और फिर उसके बाद वो अपने बबल्स को हार्ड बनाने के लिए एकदम कारगर हो जाती है, जिस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाती है। फिर जो रियोमा था उसे बोलता है कि अगर तुम ये चीज सीख चुकी हो तो मैं तुम्हें कुछ और नया दिखाता हूँ और फिर ये चीज बोल के वो एक बड़ा सा बबल बनाता है और उसे एकदम रॉक सॉलिड कर देता है और उसके साथ वॉलीबॉल खेल के दिखाने लग जाता है उन लोग को। तो ये जो सारे लोग थे वो भी इंजॉय करते हैं रियोमा की इस कैपेबिलिटीज के साथ। फिर उसके बाद जो रियोमा रहता है उस बॉल को जो शेप रहता है उसको फिश की तरह बना देता है और उसे इधर उधर उड़ाने लग जाता है, जिसे देख के जो सारे लोग रहते हैं वो ताली बजाना शुरू कर देते हैं। फिर ये सारी चीजें करके जो रियोमा रहता है वो एलेरिया से पूछता है कि आपको क्या समझ में आ गया, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको। तो जो एलेरिया थी वो बोलती है कि हाँ अब मुझे आ चुका है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ऑसम हो, मैं अब अपने मैजिक से खेलना शुरू करती हूँ। फिर जो रियोमा रहता है वो चला जाता है कैमिल के साथ अटैक टाइप मैजिक सीखने के लिए और जो एलेरिया थी वो पीछे अपना ट्रेनिंग करने लग जाती है। फिर जो कैमिल था वो सिखाता है रियोमा को सबसे पहला अटैक जो कि फायर एलिमेंट का होता है और उससे वो फायर एरो बना के मारता है और पहली ट्राई में जो रियोमा था उस अटैक को उससे भी अच्छा कर देता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। फिर कैमिल इसी तरीके से रियोमा को बहुत सारे एकदम अलग अलग अटैक सिखाता है, वाटर शॉट, विंड एरो, इस तरीके के, जिसे जो रियोमा था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुका होता है। फिर इन सारे अटैक्स को सीख के जो रियोमा था वो अब डिफेंसिव मैजिक भी सीखता है, जैसे कि फायर बॉल और वाटर बॉल और विंडशील्ड। इन सारी चीजों को जो रियोमा था वो इतनी जल्दी सीख चुका होता है कि कैमिल भी वो समझ नहीं पाता है कि अब वो क्या रियोमा को सिखाए। तो फिर जो रियोमा था वो एक्साइटेड लग रहा होता है और वो कैमिल से पूछता है कि अब और क्या सीख सकता हूँ मैं। तो जो कैमिल था वो बोलता है कि मैं जितना सिखा सकता था तुम्हें सिखा दिया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मौसम हो। तो रियोमा को इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के जो सेबस रहता है वो बीच में आ जाता है और बोलता है कि रियोमा तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंट है, तो चलो मैं तुम्हें एक मैजिक सिखाता हूँ। जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है ना। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि हाँ मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है। तो जो सेबस था उसे बोलता है कि चलो ठीक है तुम मुझे एक नमूना करके दिखाओ, वहाँ पेड़ की तरफ मेरे को एकदम टेलीपोर्ट करके दिखाओ। तो उसके बाद सुन के जो रियोमा था वो पेड़ की तरफ टेलीपोर्ट कर जाता है और फिर जो सेबस था वो उसके बगल में आता है और बोलता है कि चलो अब नेक्स्ट स्टेज हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ मैं तुम्हें एक डिमेंशन होम वाली मैजिक सिखाऊंगा जिसके अंदर तुम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को भी रख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने स्लाइम्स को कहीं भी लेके जा सकते हो। इस चीज को सुनकर जो रियोमा था वो एक्साइटेड हो जाता है और वो अपना जो प्रैक्टिस था वो एकदम जारी रखता है और जो सेबस था वो भी पूरा मन लगा के उसे सिखा रहा होता है। इसी के साथ शाम हो जाती है और फाइनली जो रियोमा था वो इस मैजिक को सीख जाता है और उसे सीख के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होता है। तो जो सेबस था उसे बोलता है कि देखा तुम्हारी जो मेहनत थी वो रंग लाई, अब देखो हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई क्योंकि हम लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा एकदम मन लगा दिए थे। तो जो रियोमा था वो थैंक यू कहता है सेबस को क्योंकि उन्होंने एक नया मैजिक उसे सिखाया है। तो जो सेबस था वो बोलता है कि यार इसमें थैंक यू क्या, ये तो तुम्हारा टैलेंट है कि तुम इतने जल्दी सीख गए। चलो अब सच में बहुत ही ज्यादा शाम हो गई है तो अब हमें घर की तरफ चलना चाहिए। इसी के साथ अगला दिन आ जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि एलेरिया
एलेरिया को अब फाइनली फील्ड ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया जा रहा होता है, जिसमें जो रियोमा था और बाकी जामिल फैमिली के लोग थे वो भी उसका साथ दे रहे होते हैं। इसके लिए जो एलेरिया है उसे एक गुफा में जाके बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा, क्योंकि नोबल होने के कारण उसे हर तरह के स्किल्स को सीखना है। फिर फाइनली ये लोग गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो रियोमा और एलेरिया थे वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और रेनवेच और रेनहार्ट एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। अंदर जाते हुए जो कैमिल रहता है वो बोलता है रियोमा को कि अगर हमारे साथ रेनहार्ट और रेनवेच भी आ जाते तो वो बहुत ही ज्यादा इजी पड़ जाता हमारे लिए केव में हराना किसी को भी, क्योंकि वो लोग सच में बहुत ज्यादा एकदम ताकतवर है। इसलिए उन्होंने अलग से हमें भेजा है ताकि एलेरिया यहाँ पे कुछ सीख पाए। इसी बातों के बीच में अचानक से इस गुफा के सामने एक मेंटिस आ जाता है। इसे देख के जो रियोमा था वो पूछता है कैमिल से कि कहीं ये ताकतवर तो नहीं होता। तो जो कैमिल था वो बोलता है कि नहीं, ताकतवर तो नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे एक मेंटिस है तो इसके साथ 30 मेंटिस और भी होंगे, इसलिए हमें इस पे अटैक करना चाहिए। और ये सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो एलेरिया थी वो इस पे पहले ही अपने आइस मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन जो उसका निशाना था वो चूक जाता है, जिसे देख के ये लोग अलर्ट हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ ही रहे होते हैं। उतनी देर में एलेरिया दूसरा अटैक कर देती है और वो इस बार बहुत ही सही तरीके से लग जाता है और वो मेंटिस वहीं पे ढेर हो जाता है। जिसे देख के जो कैमिल था वो एलेरिया की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि उसे अपने निशाने पे काम करने की जरूरत है। फिर उस मेंटिस को रियोमा के जितने भी स्लाइम्स थे वो खा लेते हैं और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे इन्हें बहुत सारे मेंटिस मिलते हैं। और इस बार जैसे ही मेंटिस आता है तो जो रियोमा था वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ इन पे, और अपने ऊपर फिजिकल हार्डनिंग मैजिक का यूज करके वो इन सारे मेंटिस को तुरंत ही हरा देता है। जिसे देख के जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार कितना ज्यादा यहाँ पे रियोमा टैलेंटेड है। फिर इसी तरीके से ये लोग बहुत सारे जो मेंटिस थे उन सभी को खत्म करते हैं और इसी गुफा के अंदर जो एलेरिया रहती है उसे अचानक से एक आयरन स्लाइम भी मिलता है और उसे उठा के वो रियोमा के पास ले आती है और उसे बोलती है कि इसे तुम मेरी तरफ से थैंक्स के लिए समझ लेना, और फिर उसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलती है। फिर ये जो सारे लोग थे उस गुफा में सारे के सारे मेंटिस को मारने के बाद बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे सारे रेनवेच और रेनहार्ट से भी मिलते हैं और वो लोग भी अपने एडवेंचर्स के बारे में इन्हें बताते हैं। फिर जो रियोमा था वो बातों बातों में उसका अचानक से अगल बगल ध्यान जाता है और उसे लगता है कि ऐसा कि ये जो मिट्टी है इसमें बहुत सारे आयरन के कंपाउंड्स हैं, तो वो अपनी एल्केमी का यूज करते हुए वहीं पे उस सारे जो आयरन कंपाउंड थे उनको मिला के एक आयरन ब्लॉक में तब्दील कर देता है। और फिर ये जो आयरन ब्लॉक था वो ले जाके सीधा रेनवेच को दिखाता है। तो जो रेनवेच था उसे देख के बोलता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे जो बताया था अपनी एल्केमी की स्किल्स वो इसी के बारे में थी, मैं तो भूल ही गया था, सच में मुझे तुम्हें एक इंसान से मिलवाना है। और ये चीज बोलने के बाद ये जो सारे लोग थे वो एक बिजनेसमैन के घर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे जो रियोमा था वो अपना एल्केमी वाला टैलेंट उसी बिजनेसमैन को दिखाता है। और जो ब्लॉक था आयरन का वो बिजनेसमैन जैसे ही देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम सच में एल्केमी जानते हो? सच बताओ तो रेनहार्ट, ऐसी जो कैपेबिलिटीज है वो किसी भी बच्चे के पास नहीं हो सकती। ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये बच्चा जितनी भी चीजें बनाएगा उसको मैं बेचूंगा। तो जो रियोमा था इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त रहती है कि इसके बारे में बिल्कुल भी ना पता चले किसी को कि ये सारे सामान है वो रियोमा ने बनाए हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि ये सारे सामान एक 11 साल के बच्चे ने बनाए हैं तो वो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे और इस सारे प्रोडक्ट्स को फ्रॉड समझ लेंगे। तो जो बिजनेसमैन था इस चीज के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर बातों ही बातों में जितने भी जामिल फैमिली के लोग थे वो उस बिजनेसमैन को बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट से जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट रियोमा को मिलना चाहिए, जिस पर जो रियोमा था वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। तो ये जो सारे लोग थे उसे फोर्स करते हैं। फिर जो रियोमा था इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मन में सोचता है कि ये लोग सच में मेरी परवाह करते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एडवेंचर गिल्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वॉर्गन था वो सारे एडवेंचरर्स को ये बता रहा था कि जो टॉयलेट का घपला करने वाले लोग थे उन सभी को पकड़ लिया गया है और अब फंड्स की चोरी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हमारे पास अलग से एक और काम है और आप लोग को एक अलग एक्टिविटी भी दी जाएगी, जिसे सुन के जो सारे लोग थे वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं। इन सारी चीजों को सोच के मन में जो रियोमा था वो बोलता है कि और इसी के साथ मेरा जो दूसरा एडवेंचर का जर्नी था वो शुरू होता है और मैं किसी के लिए भी बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो रियोमा है वो एलेरिया के साथ अपने कमरे में जो मेटल स्लाइम उन्हें मिला था उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और इसी एक्सपेरिमेंट में उन्हें पता चलता है कि ये जो मेटल स्लाइम है असल में एसिड से डरता है और जो एसिड है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी चीज है कि वो मेटल्स को पिघला सकता है। तो ये रियोमा के लिए काफी ज्यादा आम की बात थी और फिर रियोमा ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है और फिर उसके बाद वो अपने मेटल स्लाइम से माफी मांगता है उसे डराने के लिए। उतनी देर में उसे लगता है कि कोई उसे बाहर से बुला रहा है और वो जैसे ही चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जितने भी उसके एडवेंचर गिल्ड के दोस्त थे वो उसे बुलाने के लिए आए हैं। तो उनके साथ बैठ के वो सीधा एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे जो मॉर्गन रहता है वो सारे लोग को बताता है कि असलियत में उनका मिशन क्या है। उन्हें एक केव को क्लियर करना है, वहाँ पे बहुत सारे उन्हें बैट्स मिलेंगे, लेकिन जो बैट्स है वो उतना ज्यादा मुसीबत तो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा रहती है, तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। इसी के साथ ये जो सारे एडवेंचरर्स थे वो तैयार हो जाते हैं उस एडवेंचर के लिए और उस केव की तरफ बढ़ जाते हैं। केव के अंदर पहुंचने के बाद ये सारे लोग अंदर बढ़ रहे होते हैं। उतने में जो मिया थी वो रियोमा से बातों बातों में पूछती है कि आखिरकार रियोमा तुम्हारे पास कितने सारे स्लाइम्स हैं। तो जो रियोमा था वो सोचता है अपने मन के अंदर और बहुत सारे स्लाइम्स को गिनने के बाद वो बताता है कि टोटल 4310। तो इस चीज को जैसे ही अदर एडवेंचरर्स भी सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सच में एकदम तारीफ के काबिल हो, क्योंकि इतने सारे स्लाइम्स को कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है। फिर उसके बाद इनके टीम में से एक जो लड़की रहती है वो रियोमा को बोलती है कि आखिरकार तुम किस तरीके के मैजिक यूज कर सकते हो, जिस पर जो रियोमा था वो बोलता है कि मैं अटैक मैजिक अभी जस्ट सीखा ही हूँ। जिस पे वो लड़की रहती है वो बोलती है अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तुम उड़ने वाले जितने भी बीस्ट है उन सभी को बहुत ही इजीली मार पाओगे, क्योंकि हमारे जो टीम है उसके अंदर कोई भी अटैक मैजिक यूज करने वाला यूजर ही नहीं है। जिस पे जो
जो मिया थी वो बोलती है कि हाँ मेरे पास थोड़ा बहुत तो है मैजिक, लेकिन हम जो बीस्ट है उनके पास उतना ज्यादा अटैक मैजिक की कैपेबिलिटीज नहीं होती, इसलिए तुम्हारे पास अगर ये कैपेबिलिटी है तो ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा बात है। फिर इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे इन्हें बहुत सारे मेंटिस मिलते हैं और इन सभी को ये लोग खत्म कर देते हैं, जिसको मारने के बाद ये लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर थे, लेकिन हमें इस तरीके से इन्हें यहीं पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो रियोमा था वो अपने जो स्कैवेंजर स्लाइम्स थे उन सभी को यूज करते हुए उन सारे मेंटिस की बॉडी को गला देता। फिर इन सारा कार्यक्रम करने के बाद ये जो सारे लोग रहते हैं वो आगे बढ़ने लग जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले इन्हें पता चलता है कि अब आगे बहुत सारे जो बैट्स हैं वो इन्हें मिलने वाले हैं, जिसपे ये जो एडवेंचरर्स थे वो परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो बैट्स है वो बहुत ज्यादा एकदम परेशानी खड़ी करते हैं, काश इन्हें कोई एक बार में ही मार पाता है। जिसपे जो रियोमा था वो इन सभी को बोलता है कि अगर आप लोग मुझे परमिशन दे तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता हूँ। तो ये जो सारे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा क्या तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि मैं साउंड बॉम्ब वाली मैजिक इन पे करके देखूंगा। तो इन लोग को पता ही नहीं होता है कि आखिरकार ये साउंड बॉम्ब मैजिक क्या होती है। तो जो रियोमा रहता है वो बोलता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाता हूँ, और फिर वो अपना एक साउंड बैरियर वाला मैजिक इन सभी के सामने कर देता है, जिसकी वजह से इनको कोई भी प्रभाव न पड़े उस मैजिक से। फिर वो अपना जो साउंड बॉम्ब मैजिक रहता है वो एक जोरदार तरीके से कर देता है। उस मैजिक के होने के बाद ये जो सारे लोग थे वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक ही अटैक से जितने भी बैट्स थे वो मर के खत्म हो चुके हैं। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं रियोमा की ऐसी कैपेबिलिटीज देख के। फिर जो रियोमा था वो एज यूजुअल अपने स्कैवेंजर स्लाइम्स को यूज करते हुए इन सारे बैट्स की बॉडी को गला देता है। फिर बैट्स को मारने के बाद ये जो सारे एडवेंचरर्स रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और ये लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो वॉर्गन रहता है वो इन सभी को बताता है कि असल में जो केव है उसके अंदर एक गॉब्लिन्स भी देखा गया है, और असल में बात किया जाए तो उस केव के अंदर लगभग 500 से ज्यादा गॉब्लिन्स हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताए गए हैं। इसी वजह से हमने क्या किया है कि जितने भी ओपनिंग्स थे उस केव के अंदर वो उन सारों को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो जो गॉब्लिन्स थे वो बाहर ना भाग पाए और हम लोग उसको अंदर जाके खत्म कर दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर दे। फिर ये सारी बातें सुन के ये जो सारे लोग रहते हैं वो उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज को सुन के जो सारे लोग थे वो तैयार होते हैं और फिर आगे पहुंचने के बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कुछ अलग तरीके का, जिसपे जो मिया रहती है वो पहले सारे गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाती है, और जैसे ही गॉब्लिन्स गुस्से में मिया का पीछा करते हैं तो वो सारे एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ पे जो रियोमा था उसने अपने एसिड स्लाइम्स को इकट्ठा करके रखा था। उस गड्ढे में गिरते ही बहुत सारे जो गॉब्लिन्स थे वो उसी में मर जाते हैं, और जो लोग उससे थोड़ा बहुत बच के बाहर निकल भी पाते हैं तो ये लोग उस पर अटैक मैजिक का यूज करते हुए मार देते हैं उन सभी को। लेकिन इन सारे प्लान्स के बावजूद जो गॉब्लिन्स की गिनती थी वो बढ़ते ही जा रही होती है, और ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुके होते हैं गॉब्लिन्स को मारते हुए, और बोलते हैं कि ये जो गॉब्लिन्स है वो असल में 500 नहीं है, ये लोग तो 1000 से भी ज्यादा है, और ये लोग पूरी तरीके से एकदम टूटने लग जाते हैं। और जो वॉर्गन था वो बोलता है कि लगता है कि अब हम लोग फंस चुके हैं बहुत ही बुरी तरीके से। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ। और ये चीज बोल के वो अपना बहुत सारे जो स्लाइम्स रहते हैं उन सभी को निकाल लेता है बाहर, और फिर उसके बाद अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने स्लाइम्स को बोलता है कि गाइस अब वो समय आ चुका है कि हमें दिखाना है कि हम लोग ने क्या ट्रेन किया है। इस सारे चीज को बोल के जो रियोमा था वो उन सारे गॉब्लिन्स पे टूट पड़ता है और फिर बहुत ही तगड़े तरीके से उन सभी को अटैक करते हुए खत्म करने लग जाता है। फिर जो वॉर्गन था वो उन सारे एडवेंचरर्स को बोलता है कि तुम्हें रियोमा का ही पीछा करना चाहिए, और फिर जो रियोमा के स्लाइम्स थे वो उन सारे एडवेंचरर्स को तीर धनुष भी लाके देते हैं, जिसपे जो सारे एडवेंचरर्स थे उसका यूज करते हुए बहुत ही तगड़ी तरीके से पल भर में इन सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। इन सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद जो एडवेंचरर्स थे वो बोलते हैं वॉर्गन को कि वॉर्गन असल में बात करें तो यहाँ पे गॉब्लिन्स की संख्या 2000 थी, इसलिए तुम्हें हमारा जो प्राइस है उसे बढ़ाना होगा। जिसे सुन के जो वॉर्गन था वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये सारे लोग जश्न मना ही रहे होते हैं कि उतने ही देर में इन्हें बहुत ही जोर से एकदम दहाड़ सुनाई देती है, और ये लोग उस तरफ देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अब जो गॉब्लिन्स का सरदार था वो इन सभी के सामने आ चुका होता है और बहुत सारे गॉब्लिन्स को भी अपने साथ लेके आया होता है। लेकिन जो रियोमा था वो बिल्कुल भी समय नहीं गवाता है और अपने सारे जो स्लाइम्स थे उन सभी को ऑर्डर कर देता है इस गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने के लिए, और उसके जो स्लाइम्स थे वो उस गॉब्लिन को पल भर में ही खत्म कर देते हैं। और देखते ही देखते सारा का सारा जो केव था वो एकदम खाली हो जाता है। फिर जो रियोमा था वो अपने क्लीनर स्लाइम का यूज करते हुए जितने भी एडवेंचरर्स थे उन सभी को साफ करने लग जाता है, जिसे देख के वो जो एडवेंचरर्स थे वो बोलते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि इस तरीके का भी कोई स्लाइम होता है। सच कहूं तो रियोमा तुम्हें एक सफाई करने वाला कंपनी खोल देना चाहिए, तुम्हारी सच में बहुत ही ज्यादा कमाई होगी। फिर इस तरीके से इन सारे का एडवेंचरर्स खत्म हो जाता है, और वॉर्गन बाहर लाने के बाद सारे एडवेंचरर्स को बोलता है कि इस बार जो मुसीबत थी वो सच में बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए मैं बताता हूँ कि तुम लोग का जो प्राइस है उसे डबल कर दिया गया। जिसे सुन के जो सारे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं। ये जो सारे एडवेंचरर्स थे वो निकल जाते हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। रास्ते में चलते हुए जो रियोमा रहता है उससे बहुत सारे जो एडवेंचरर्स थे वो सवाल पूछते हैं कि उसके जो स्लाइम्स है वो किस तरीके से खाना वाना खाते हैं, जिसपे जो रियोमा था वो इन तरीके के बहुत सारे सवाल का जवाब देता है। फिर बातों बातों में जैसे ही रियोमा घर पहुंचने वाला होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो जामिल फैमिली पे बहुत ही ज्यादा एकदम डिपेंडेंट तो नहीं होने लग गया है। जामिल फैमिली ने सच में उसे बहुत ही ज्यादा दिया है जितना वो डिजर्व भी नहीं करता। मैं सच में उन लोग के लिए बोझ बन के नहीं रहना चाहता, और इस चीज को सोच के वो मन में बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो जाता है। फिर ये जो सारे एडवेंचरर्स थे वो इस रियोमा को घर पे छोड़ देते हैं, और जाते जाते जो मिया रहती है वो रियोमा को
बोलती है कि रियोमा मेरे बातों का जरूर याद रखना, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी सफाई वाली कंपनी खोल सकते हो। और इस बार जो रियोमा रहता है वो इस बात को सीरियस लेता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और जो रियोमा रहता है वो जामिल फैमिली के पास बैठता है और फिर उन्हें अपने सारे एडवेंचरर्स के बारे में बताता है कि आखिरकार किस तरीके से उसने 2000 गॉब्लिन्स को खत्म किया, जिसे सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं उसके लिए। लेकिन जो रियोमा था वो बोलता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। फिर जो रियोमा था वो बोलता है कि इसको छोड़ के मेरे पास और भी एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोग से करना चाहता हूँ। जिस पर जो एलेरिया थी वो शर्माते हुए बोलती है कि आखिरकार क्या तुम पूछना चाहते हो। तो जो रियोमा था वो सीरियस होते हुए बोलता है कि सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा एकदम कर्जदार हूँ आप लोगों का, कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अब मैं बहुत ही ज्यादा आप लोग पे बोझ नहीं बनना चाहता और इसके बाद से मैं अपना रास्ता खुद बनना चाहता हूँ और मैं आप लोग के साथ अब नहीं रहने वाला।